कहते हैं किशोर अवस्था। एडोलेसेंस को हम कहते हैं किशोर अवस्था। अब किशोर अवस्था जो है ना, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, स्ट्रेस लिखा है ये। देखो, फादर ऑफ एडोलेसेंस कहा जाता है स्टैनली हॉल को। स्टैनली हॉल जो थे, उन्होंने कहा कि देखिए किशोर अवस्था क्या है, इसको तनाव तथा तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। किशोर अवस्था को कहा जाता है तनाव तथा तूफान की अवस्था। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो 12 से 18 साल के बच्चे होते हैं, उनकी बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे होते हैं, साथ के साथ उनके थॉट्स में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो वो बहुत सारी चीजों को जानना चाहते हैं। अब जानने की वजह से उनके मन में बड़े सारे तनाव भी विकसित हो जाते हैं, साथ के साथ उनको अब अपनी पहचान बनानी है, अपना फ्यूचर डिफाइन करना है। तो इस वजह से इस स्टेज को स्टैनली हॉल कहते हैं, पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। और स्टैनली हॉल को ना फादर ऑफ एडोलेसेंस भी कहा जाता है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एडोलेसेंस, कह सकते हैं एडोलेसेंट्स को स्टडी किया, और एक बुक लिखी, उस बुक का नाम भी था एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने लिखा कि देखिए, एडोलेसेंट्स जो होते हैं वो अपनी खुद की आइडेंटिटी को क्या करते हैं, सर्च करते हैं। इट इज अ टाइम ऑफ सर्च फॉर आइडेंटिटी। अब जैसे कि बचपन में आपसे जब बाहर से कोई रिश्तेदार आता होगा घर पे, तो वो पूछते होंगे बेटा बड़े होके क्या बनोगे। तो क्या बनना चाहते थे जब आप छोटे थे? तो क्या हर कोई टीचर बनना चाहता था? आई डोंट थिंक सो कि आप सब टीचर बनना चाहते होंगे। क्या बनना चाहते थे, बताओ? बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, पायल, अंशुल, ऋषिकेश, बहुत सारे क्लास में बच्चे हैं, प्रणव। क्या बनना चाहते थे बचपन में? मैम एक्टर। एक्टर। ओके। और और कोई बताए, क्या बनना चाहते थे? याद करो अपना बचपन का टाइम। डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते थे, हाँ। और किसी को डॉक्टर बनना था, किसी को एक्टर बनना था। ओके, कुछ बच्चे बोल नहीं रहे हैं तो वो मैसेज कर रहे हैं। एसएससी एस्पिरेंट हूँ, ओके। तो बीएड क्यों कर रहे हो प्रणव? एसएससी में जाना है, चलो ठीक है, मैं समझ गई, साइड में रखा हुआ है ऑप्शन के तौर पे, ठीक है। और किसको क्या बनना था? कोई सिंगर बनना चाहता होगा, कोई हो सकता है सच में कोई टीचर भी बनना चाहता हो। तो मान लो कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता था, कोई हो सकता है अभी पुलिस में जाना चाहता था, कोई हो सकता है कि भाई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था। लेकिन अब जो टाइम है आइडेंटिटी का, वो किस में आ गया? वो एडोलिसिस फेज में आया ना, कि भाई जो मैंने सोचा था मुझे वो बनना है, अब 10th के बाद वही कोर्स को चूज करना है। तो यहाँ पे बच्चा अपनी पहचान ढूंढता है कि वो किस फील्ड में बेहतर कर सकता है। मैंने अगर सोचा था कि मुझे डॉक्टर या भी पुलिस में जाना है, तो क्या मैं उस फील्ड के लायक हूँ? क्या मैं वो उतना स्टडी कर पाऊंगा? क्या मैं उतना फिजिकली फिट हूँ? इन सब चीजों को बच्चा यहाँ पे क्या करता है, खोजना शुरू कर देता है। एक सेकेंड देना। चलिए, तो इसको हम टाइम ऑफ सर्च फॉर आइडेंटिटी समझ आ गया। अब इसको क्या कहा जाता है? इसको टाइम ऑफ अनरियलिज्म कहा जाता है, अवास्तविकताओं का समय। अवास्तविकताओं का समय। देखो, ये जो एडोलेसेंट्स होते हैं ना, आप सब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी हाल फिलहाल 2-3 साल ही हुए होंगे स्पेस को क्रॉस किए हुए। तो इस फेज में ना बच्चा डे ड्रीमिंग बहुत करता है। डे ड्रीमिंग का मतलब हो गया ख्याली पुलाव बहुत बनाता है, ऐसी चीजों को रियल में हो ही नहीं सकती है ना। इसीलिए इसको कहा जाता है अनरियलिज्म, क्योंकि बच्चा यहाँ पे अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस को डेवलप कर लेता है। इस फेस को और किस नाम से जाना जाता है? इसको ना हीरो वर्शिपनेस भी कहा जाता है। हीरो वर्शिपनेस मतलब बच्चा यहाँ पे ना अपना कोई एक आइडियल चूज कर लेता है। जैसे होते हैं ना, आप लोगों के भी होंगे,
आपने भी शायद हो सकता है अपने फेज में किया हो। लाइक किसी को सचिन बहुत पसंद है, किसी को हो सकता है कोई एक्टर बहुत पसंद है, तो उसकी अभी पिक्चर्स को कलेक्ट करना या उसको अपना आइडियल बना लेना। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो कहीं ना किसी कैरेक्टर को अपना आइडियल, अपना आदर्श बना लेता है। इस फेज में आते आते जो बच्चे होते हैं ना, वो अब ग्रुप के प्रति बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और उनमें पार्टिसिपेट भी करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हुआ, कोई ग्रुप एक्टिविटी हुआ, उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक बच्चे का जो प्यूबर्टी होता है वो कंप्लीट हो जाता है। प्यूबर्टी क्या होता है, एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है लड़कियों में 15 साल में और लड़कों में 17 या 18 साल तक। लड़कियों में जो फिजिकल और मेंटल मेच्योरिटी है एज कम्पेयर टू बॉयज पहले हो जाती है डेवलप। इसीलिए देखो शादी का एज क्या, 18 और 21 साल होता है। लड़कियों का 18 साल और लड़कों का 21 साल होता था, क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं वो पहले ही, लड़कों से पहले ही फिजिकली और मेंटली मेच्योर हो जाती हैं। यहां तक समझ आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं। अब लिखो फिजिकल डेवलपमेंट। मैं फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पे स्लाइड दिखा रही हूँ। चलिए, अब एडोलेसेंस में बच्चे का हमने क्या पढ़ा, एडोलेसेंस के बारे में पढ़ा। बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है? देखो फिजिकल डेवलपमेंट की तो ऐसी बात है कि एडोलेसेंस फेज में ना बच्चों में सेक्स हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। में कौन कौन से सेक्स हार्मोन्स होते हैं? देखिए बॉयज में एक होता है एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। और गर्ल्स में होता है, भाई म्यूट करो, कोई बच्चा अनम्यूटेड है आपकी तरफ से, बेटा शोर आ रहा है। अनीश प्लीज अपने आप को म्यूट रखो, मैं अभी यहां से आपको म्यूट कर रही हूँ। चलिए, हाँ जी। और गर्ल्स में हमारे कौन से हॉर्मोन्स होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये हमारे सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं जो बॉडी में रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। जैसे कि गर्ल्स की भी बॉडी की शेप में चेंजेस आना, बॉयज की भी बियर्ड आ जाना, है ना। तो ये यहाँ पे बच्चों में डेवलप हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, अब बात करते हैं हम बच्चे का सोशलाइजेशन कैसा होता है इस फेज में। अब देखो सोशलाइजेशन सिंपल सा है। इस फेज में जो बच्चे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन उसमें डेवलप हो जाता है टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर। और ही दे वांट्स टू मेक मेच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अपोजिट जेंडर। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो हेट्रोसेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, साथ के साथ उनमें लॉयल्टी और ज्यादा डेवलप हो जाती है अमंग टीनेजर्स। और वो ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भी हम अब बच्चे नहीं है, हम बड़े हो गए, तो हमें भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें। तो यहाँ पे बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो कुछ इस तरह से होता है। कहीं ना कहीं लॉयल्टी और ज्यादा बढ़ जाती है टूवर्ड्स देयर गैंग। उनके गैंग के लिए उनका जो लॉयल्टी है और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये थी हमारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मैंने आपको सारी बता दी है। यहाँ पे एडोलेसेंस को वल्नरेबल स्टेज भी कहा जाता है। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो एडोलेसेंस फेज में ही होती है। और इमोशनली बच्चा सबसे ज्यादा यहाँ पे ही अपीवल्स आते हैं, उतार चढ़ाव इसी फेज में आते हैं। चलिए, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है?
इसी को दिया हुआ है आगे तक ना डिफाइन करते हुए। अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट। फर्स्ट यूनिट में हमारा, हाँ अब अगला हमारा ना थ्योरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, कोई बच्चा बता देगा अपनी बुक में से देखकर। हमारा यूनिट फर्स्ट चल रहा है, उसमें अगला क्वेश्चन क्या है? मैम हम क्वेश्चन कहाँ से देख रहे हैं? इंडेक्स में देखो, इंडेक्स। आप, इंडेक्स में तो अभी हम लोगों ने तो ये फिजिकल कॉग्निटिव वाला कर लिया है, राइट? हाँ स्टेजेस हो गई हैं हमारी सारी। स्टेजेस हो गई, आपने पियाजे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी करा दिया। नहीं नहीं नहीं, प्याजे का पूरा थ्योरी होगा वो अब करेंगे। अच्छा, वो अगला अलग theory, होगा, ठीक है। प्याजे दिया हुआ है अगला। हाँ जी मैम, डिस्क्राइब द डिटेल पियाजे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो वो हम प्याजे करेंगे। ठीक है, मैं फाइल शेयर कर रही हूँ। प्याजे की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इवन आप आगे जाके सीटेट का एग्जाम दोगे उसमें भी आएगा। ओके। तो अगला हमारा, लिखो प्याजेस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट। मैं फाइल शेयर कर रही हूँ। मुझे प्लीज एक नोटबुक और एक वो दे दे, पेन दे दे, पेंसिल ये तो बेकार पेंसिल है। तेरे पास एक कोई नोटबुक है तो मुझे दे दो प्लीज। मेरे पास नोटबुक। तो अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे प्याजेस कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आप सबको अभी देखो स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। देखो ये आपको इमेज नजर आ रही है जीन पियाजे की। हम थ्योरी पढ़ रहे हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखो संज्ञानात्मक या कोग्निटिव क्या होता है, पहले इसका मतलब समझो। ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है, हो सकता है किसी बच्चे ने 11th 12th में पढ़ा हो साइकोलॉजी। तो संज्ञानात्मक का मतलब होता है यो मेंटल डेवलपमेंट, कि भाई आपके जो थॉट्स हैं वो कैसे विकसित होते हैं। तो मेंटल डेवलपमेंट बच्चों का कैसे होता है, बच्चों के थॉट्स कैसे डेवलप होते हैं, उसके लिए जो जीन पियाजे थे, देखिए ये है जीन पियाजे। इन्होंने अपने ही 3 बच्चों को, किनको, अपने ही 3 बच्चों को इन्होंने स्टडी किया था। ही स्टडीड हिज ओन 3 किड्स। इन्होंने अपने ही 3 बच्चों का अध्ययन किया था, और अध्ययन करने के बाद, स्टडी करने के बाद इन्होंने ये थ्योरी दिया था। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत ही सिस्टमैटिकली स्टडी किया, उनके कोग्निटिव डेवलपमेंट को। इसीलिए जीन पियाजे को क्या कहा जाता है? जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है इनको। बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है इनको। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। स्विस साइकोलॉजिस्ट मीन्स ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। यहां तक लिख लिया सबने? कंटिन्यू करें आगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनका मानना था कि एवरी चाइल्ड हैज innate ability to learn
हर बच्चे के पास, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, लिख लेना, हर बच्चे के पास सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो सिखा रहे हो बच्चा वही सीखेगा, मतलब बच्चे के पास खुद से ही सीखने की एबिलिटी है, वो उसी के साथ पैदा हुआ है, ऐसा इन्होंने कहा। बच्चा क्या होता है, इन्होंने कहा कि बच्चा ना एक एक्टिव लर्नर होता है। एवरी चाइल्ड इज एन एक्टिव लर्नर, मीन्स वो बहुत ही सक्रिय अधिगम करता होता है। सक्रिय अधिगम करता मतलब वो अपने आप नॉलेज को अधिगम करता, अपने आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर लेगा। एक सेकेंड देना। हेलो। Hisu, चलो यहां तक क्लियर है। तो ये बच्चे को क्या मानते थे, एक्टिव लर्नर मानते थे, सक्रिय अधिगमकर्ता मानते थे, कि बच्चा खुद से सीख सकता है। इसीलिए ये क्या कहते थे बच्चों को ना, इन्होंने छोटा वैज्ञानिक कहकर पुकारा है, लिटिल साइंटिस्ट कहकर पुकारा है बच्चों को। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। यहां तक सबको समझ आ गया? ये क्या कहते थे बच्चों को, छोटा वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट। अब इन्होंने कहा कि बच्चा क्या करता है, बच्चा अपने आप आसपास के एनवायरनमेंट में अडप्टेशन के थ्रू सीखता है। तो इनकी थ्योरी में ना हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम कोग्निटिव प्रोसेस के बारे में, और एक पढ़ेंगे हम कोग्निटिव स्टेजेस के बारे में। ठीक है, पहली चीज हम क्या पढ़ेंगे, कोग्निटिव प्रोसेस क्या है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या है, और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक अवस्था क्या है। हाँ बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज म्यूट कर लो, कोई बच्चा अनम्यूटेड है। अनीश जी, आपको कैसे म्यूट करूँ, आप तो म्यूट भी नहीं हो रहे हो यहाँ से। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोग्निटिव प्रोसेस के बारे में। कोग्निटिव प्रोसेस कि बच्चा अपने थॉट्स कैसे बनाता है। कोग्निटिव प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि बच्चा अपने विचारों को कैसे बनाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्टेजेस के बारे में। मैं इसको हटा रही हूँ फाइल को। अब यहाँ पे ना इन्होंने बताया कि बच्चा जो है वो कैसे सीखता है। जस्ट अ सेकेंड। इन्होंने बताया कि बच्चा कैसे सीखता है। तो इन्होंने कहा कि देखिए कोग्निटिव प्रोसेस जो है वो कैसे हो सकता है। तो बच्चे कोग्निटिव प्रोसेस बनाता है, पहला सबसे पहले बनाता है वो स्कीमा। जब स्कीमा बन जाता है उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है एसिमिलेशन। ध्यान से समझ लेना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये टॉपिक। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसातकरण। फिर इसके बाद तीसरा आता है एकोमोडेशन। इसको हम कहते हैं व्यवस्थापन। इसके बाद हमारा आता है इक्विलिब्रेशन। इसको हम कहते हैं संतुलन। जब बच्चा अपने विचारों में ये चारों स्टेप्स कर लेता है उसके बाद जाकर वो अपने आप को अपने सराउंडिंग के साथ अडप्टेशन कर पाता है, अनुकूलन कर पाता है। तो देखो यहाँ पे अब दो या तीन तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पियाजे के अकॉर्डिंग अनुकूलन की प्रक्रिया को डिफाइन करो, तो भी आप इन चारों के बारे में बताएंगे। अगर ये पूछा जाएगा कि पियाजे की कोग्निटिव प्रोसेस को डिफाइन करो, तो भी आप इन चारों के बारे में बताएंगे। मैं इन चारों के बारे में बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा होता है बेटा मेंटल फ्रेमवर्क। इसको हम कहते हैं मेंटल फ्रेमवर्क। अब एक चीज बताओ, मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई है,
इसकी शेप जो है बताओ, ये कौन सी शेप है? सर्कुलर। सर्कल है, अच्छा। भाई मैंने अब ये वाली शेप बना दी, ये कौन सी शेप है? ओवल। ये भी सर्कुलर शेप है, ओके। अब जब हम इन शेप्स को देख रहे हैं तो इसकी शेप का जो भी कॉन्सेप्ट हम अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, है ना, कि भाई ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। तो यहाँ पे ना स्कीमा बेसिकली है, ये हमारा मेमोरी ही, हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है जहाँ पे हमारा मेमोरी स्टोर होता है, उसको कहा जाता है हिप्पोकैम्पस। तो ये मेमोरी के कॉन्सेप्ट को ही पियाजे ने नाम दिया स्कीमा। बस वो मेमोरी नाम नहीं लिया गया था, कि वो हमारे मस्तिष्क की वो फैकल्टी है, वो जगह है जहाँ पे हम चीजों को देखकर ना उसके बारे में एक विचार बनाते हैं। लाइक ये सर्कल है, हमें नहीं पता इसका नाम क्या है, पहली बार देखा तो ये क्या है, बच्चा इसको देखकर इनमें डिफरेंशिएट कर पाएगा भी इसके क्या है, 3 कॉर्नर्स हैं बट इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं है। तो बच्चा इसको देखकर ना अपना जो खुद का कॉन्सेप्ट बना रहा है उसे कहा जाता है स्कीमा। अब देखो, म्यूट कर लो बच्चों। आई कैन अंडरस्टैंड आज सारे सबके बच्चों का छुट्टी होगा, बट प्लीज म्यूट कर लो। तो अब देखो स्कीमा क्या है, ध्यान से समझना। पहली बार एक बच्चे ने एक कैट को देखा, और बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने ना अपना एक स्कीमा बना लिया। स्कीमा अभी मैंने बताया जहाँ पे वो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करता है कि भाई ये जो जानवर है इसके 4 पैर हैं और एक टेल है। अब देखो एसिमिलेशन क्या होगा, थोड़ा सा समझना। अब यहाँ पे ना उसकी सिस्टर ने कहा अरे ये तो कैट है। तो उसने क्या किया, उसने अपना स्कीमा खुद बनाया हुआ था, 4 पैर और एक पूंछ। तो उसने अपने स्कीमा में एक न्यू नॉलेज, नए ज्ञान को जोड़ा, है ना। बेस स्कीमा में उसने एक नए ज्ञान को जोड़ा। वो नया ज्ञान क्या था कि इसका नाम क्या है, कैट है, बिल्ली है। तो इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन 2 तरह से होता है, याद रखना। पहला, जो मैंने खुद अपना स्कीमा खुद से फॉर्मेट किया है उसमें अगर मैं कोई नई जानकारी को जोड़ दूंगी उसे हम कहेंगे एसिमिलेशन। अब पहली बार उसने एक डॉग देखा, पपी देखा, चूहा लग रहा है वैसे तो देखने में, बट मान लो ये पपी है। अब इसको देखने के बाद बच्चा ना इसको देख रहा है, अरे इसके भी 4 पैर है, इसका भी पूंछ है। तो बच्चा क्या कह रहा है, इसको इसको भी कैट कहकर पुकार रहा है। क्यों पुकार रहा है, क्योंकि उसने सिमिलैरिटी देखी कैट और डॉग में। तो जब बच्चा अप्लाई करता है एप्लीकेशन ऑफ स्कीमा विदाउट मॉडिफिकेशन, उस सिचुएशन को भी हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। उसने अब इस पपी को भी पहली बार देखा, उसने इसको भी देखकर क्या कहा, कैट कहा, उसे भी क्या कहा जाएगा, एसिमिलेशन। अब हुआ क्या नेक्स्ट फेज में, ये दूसरा स्टेप था, ये पहला स्टेप था। तीसरे फेज में क्या हुआ, उसकी सिस्टर ने कहा अरे 4 पैर वाला जानवर कैट थोड़ी ना होता है, इसको तो हम पपी कहते हैं, डॉग कहते हैं। तो अपने उसने क्या किया, वो कॉन्सेप्ट सीख गया कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डॉग कहते हैं या फिर पपी कहते हैं। तो एकोमोडेशन का मतलब होता है अपने स्कीमा में चेंज करना या मॉडिफिकेशन करना, ताकि हम नया रिस्पॉन्स दे सके, कुछ नया अपनी चीजों को सीख सके, उसे हम कहते हैं एकोमोडेशन। अब फाइनली उसने अपने जो उसने प्रीवियस नॉलेज बनाई हुई थी, स्कीमा बनाया हुआ था, उसमें चेंज किया कि हर 4 पैर वाला जानवर डॉग नहीं होता, उसको कहा जाता है एकोमोडेशन, मतलब परिवर्तन करना। मेरी बात समझ आई? अगर समझ आई है तो एक क्वेश्चन का आंसर देना कि एक बच्चा जो है आसमान में उड़ते हुए पतंग को देखकर कहता है ए पंछी। तो बताओ ये एसिमिलेशन होगा या एकोमोडेशन होगा? पतंग को उड़ता हुआ कह रहा है ए पंछी। एसिमिलेशन। यस, एसिमिलेशन, क्योंकि उसको लग रहा है कि हर उड़ने वाली चीज क्या है, पतंग है। वेरी गुड। हाँ जी, इसलिए छोटे बच्चे जो होते हैं वो सिमिलरिटी देखते हैं भाई, मैंगो जो आपका एप्पल होता है तो उसको टमाटो बोल देते हैं, टमाटो को एप्पल बोल देते हैं, क्योंकि उनको लगता है वो रेड कलर राउंड शेप।
फिर जब बच्चे थोड़ा मैं बड़ा होता है, उनके माइंड में, उनके थॉट में चेंजेस आता है, फिर वो धीरे धीरे एकोमोडेट करना शुरू कर देते हैं। बात समझ आ गई तीनों? मैम मेरे को एक यहाँ पे क्लेरिफिकेशन चाहिए। जो आपने अभी बोला एसिमुलेशन था, तो उसका वो फर्स्ट पॉइंटर था जहाँ पे स्कीमा प्लस न्यू नॉलेज हुई, हम्म। राइट? जो उड़ रहा है, पतंग भी उड़ती है, पंछी भी उड़ता है, तो उसने उसको देखा और बोला पतंग है। दैट इज लाइक एसिमुलेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब अगर नहीं, एप्लीकेशन, दैट वाज नॉट एसिमिलेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे एसिमिलेशन सेकंड वाला हुआ, उसने अप्लाई किया अपने स्कीमा को विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। विदाउट मॉडिफिकेशन, ऑलराइट, सेकंड ठीक है, पार्ट हुआ, लेकिन अंडरस्टूड। जो उसने पहली बार सीखा आसमान में उड़ता हुआ, उसने कुछ देखा, तो उसने देखा अरे हम्म। ये कुछ अलग है। तो उसकी जब मदर ने या किसी ने कहा होगा अरे इसको हम बर्ड कहते हैं, तो जो उसने हम्म। पहली बार जो बर्ड नाम सुना और अपने स्कीमा में जोड़ लिया, उसको हम हम्म। एसिमिलेशन कहेंगे, फर्स्ट वाला पार्ट। मैम जस्ट एक यहाँ पे डिफरेंस, जैसे स्कीमा में उसने सिर्फ ये देखा, एक पिक्चर देखी, उसने बोला अच्छा ये सर्कल है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल कैट ही देखी, उसने बोला दो सर्कल्स हैं, चार पैर है, वो इसका स्कीमा हुआ। जब उसकी हम्म। मदर ने उसको बोला ओके वी कॉल इट अ कैट, तो वो उसका एग्जैक्ट। फर्स्ट पार्ट ऑफ एसिमुलेशन हो गया। बट हाँ जब जी। वो दो चीजों को कंपेयर करके अपनी नॉलेज वो कर रहा है, तो दैट इज सेकंड पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ स्कीमा। एप्लीकेशन, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा। कोई चेंजेस नहीं है, विदाउट मॉडिफिकेशन हाँ है। जी, तो ठीक है, एसिमिलेशन का ठीक है, सेकंड पार्ट। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। अब यहाँ पे एक और मैं एग्जांपल देकर समझा रही हूँ, आप लोग लिख सकते हो एग्जांपल में भी। कि मान लो एक छोटा सा बच्चा है, लगभग होगा वो 2 साल का बच्चा होगा, उसने अपने फादर को देखा कि वो ना राइस खाने का कुछ सामान है प्लेट के अंदर, उसको नहीं पता इसको हम क्या कहते हैं। तो राइस में कुछ येलो कलर की भी दाल को मिक्स करके वो खा रहे हैं, तो उसको नहीं पता था वो प्लेट में जो सामान रखा है वो खाने की चीज है। उसने देखा उसके फादर ने भाई ऐसे ऐसे मिक्स किया हाथों से और उसको खाना शुरू कर दिया। अब बच्चे ने स्कीमा बना लिया कि ये खाने की चीज है। अब बच्चा अपने फादर के पास गया, जैसे वो कर रहे थे वैसे उसने वैसे ही खाना शुरू कर दिया। और उसके फादर ने कहा इसको हम राइस और क्या बोलते हैं, दाल बोलते हैं। उसने अपने हाथों से खाना शुरू कर दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। उसने भी वही किया, जैसे अब दाल चावल आते हैं वो हाथों से मिक्स करता है, खाना शुरू कर देता है। अब वो गया 5 स्टार होटल, वहां पे भी चलो दाल चावल ऑर्डर किए, लेकिन वहां पे सारे लोग ना स्पून से खा रहे थे, हाथों से कोई नहीं खा रहा था। अब बच्चे को थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगा कि मैं अगर हाथों से खाऊंगा अजीब लगेगा, उसने स्पून उठाया, स्पून से खाना शुरू कर दिया। तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन या एकोमोडेशन? accommodation. एकोमोडेशन कहेंगे ना, उसने चेंज किया। यस, एकोमोडेशन। अभी आ गया समझ? मैम बेसिकली चेंज वो अपने अंडरस्टैंडिंग से ही कर सकते हैं, राइट? अपनी ही अंडरस्टैंडिंग से कर रहा है, से ही अपनी ही चेंज कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग। हाँ, तो जो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसकी उसमें मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, दैट इज अकोमोडेशन। एकोमोडेशन। हाँ जी, और ये लिखा हुआ है ना, स्कीमा प्लस चेंजेस, मतलब स्कीमा में वो क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसको ऑल्टर कर रहा ऑब्जर्व करके कुछ है, नॉलेज एकोमोडेशन। गेन करना। ठीक है। ठीक है भाई, चलो मैं इसको हटा रही हूँ और एक फाइल दिखा रही हूँ, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक मैंने इमेज भी लगाई हुई है, तो इमेज के थ्रू भी आप सीख सकते हो। उसने पहली बार स्कीमा बनाया, अरे इसके 4 पैर हैं, एक पूंछ है। उसकी बहन ने कहा इसको हम कैट कहते हैं, वो सीख गया कि भी इसको कैट कहते हैं। अब बच्चे ने टाइगर कब देखा, टाइगर का जो बच्चा होता है वो भी उसकी तरह दिखता है। अब बच्चे ने असिमुलेट किया और क्या कहा, अरे ये कैट है। तो उसकी सिस्टर ने कहा नहीं नहीं, हर 4 पैर वाला जानवर कैट में ना होता। तो उसने अकोमोडेट किया कि कैट इज डिफरेंट एनिमल और टाइगर कब अलग होता है। ठीक है। अब इसका मैं पार्ट दिखा रही हूँ, वो आप लिख लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। अब मैंने एक और पॉइंट लिखवाया था आपको, इक्विलिब्रेशन। देखो, इक्विलिब्रेशन का मतलब हो गया संतुलन। इसे हम हिंदी में कहते हैं संतुलन। संतुलन का मतलब होता है जब हम अपने पुराने और नए थॉट्स में बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन।
एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में क्या करना, बैलेंस क्रिएट करना, उसको कहा जाता है इक्लिब्रेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं भी ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अब आप घर आए, बच्चा घर आया, आपने कहा ए फॉर एलिगेटर, बच्चा कहेगा नहीं। ए फॉर एरोप्लेन आपने कहा, बच्चा कहेगा नहीं, मेरी मैम ने तो मुझे एप्पल ही सिखाया, ए फॉर एप्पल। होता है ऐसा बच्चों के साथ, मैम ने तो मुझे एप्पल ही बताया है। घर में बच्चे हैं किसी के? यस मैम, होता है। हाँ। तो इसका मतलब वो अभी क्या कर रहा है, वो अभी जो उसने सीखा था उसी चीज पे अड़िग है, वो चेंज नहीं कर पा रहा और वो बैलेंस नहीं कर पा रहा। आप कह रहे हो कि नहीं, इसको हम एलिगेटर भी कह सकते हैं, ए फोर एलिगेटर भी हो सकता है, ए फोर एरोप्लेन भी हो सकता है। बच्चा कह रहा है नहीं, ए फोर तो एप्पल ही होता है, मैम ने मुझे सिखाया है। तो यहाँ पे वो इक्लिब्रेशन नहीं कर पा रहा, मतलब वो एसिमुलेशन और एकोमोडेशन में बैलेंस नहीं कर पा रहा। तो अब वो समझेगा कि नहीं, ए से तो जो भी हमारा अल्फाबेट ए से आता है उसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, ए फोर। तो उसको कहेंगे भी बैलेंस क्रिएट करना अपने पुराने और नए थॉट के बीच में, उसे कहा जाता है इक्लिब्रेशन। जब तक बैलेंस नहीं होगा हम अपने आप को नई सिचुएशन में अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा मुझे बता दो, अर्थ का शेप कैसा है? शेप ऑफ अर्थ बताओ क्या है? पेयर। एक बच्चे ने कहा स्फीयर है, और कोई बच्चा बताएगा? अर्थ का शेप? अरे अर्थ का शेप नहीं बता सकते? कैसा है? एप्पल जैसा। एप्पल जैसा? हाँ, दोनों पोल पे ये चपटा है ना। फॉर एप्पल। संतरे के जैसे। एग्जैक्टली ऋषिकेश, करेक्ट है आपका। देखो मैं दिखाती हूँ कैसा है। संतरे जैसा भी नहीं है, एप्पल जैसा भी। ओके, मैं इस फाइल को हटा दूं। अच्छा क्लास ना अभी 2 मिनट में एंड हो जाएगी, तो दोबारा ज्वाइन नहीं करना है। अब नेक्स्ट सैटरडे ही क्लास होगी। मैं फटाफट दिखा देती हूँ। अर्थ की शेप है जियोइड। मेरा यहाँ पे फाइल चल जाए, क्लास एंड होने से पहले दिखा दूं मैं आपको। अभी है मैम हमारे पास 2 मिनट। मतलब पीडीएफ मिलेगा क्या ये सब का? बच्चे पीडीएफ मैं नहीं शेयर कर पाऊंगी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ओके, थैंक ठीक है ना, जैसे क्लास में ये शो करती हूँ ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ओके बेटा। ट्राई कर रही हूँ कि फटाफट आपको शेप दिखा दूं अर्थ की, ताकि देखो मैं आप दिखा रही हूँ। क्लास एंड हो जाएगी, प्लीज दोबारा ज्वाइन मत करना, मैम को कॉल करके परेशान भी मत करना कोई। देखो ये है अर्थ की शेप, इसको कहा जाता है जियोइड शेप। क्या ये विजिबल हुआ आपको? हो गया। हुआ विजिबल? यू। यस मैम। हाँ, ये है जियोइड शेप अर्थ की। अब इससे पहले जब बोला था कि भाई जियोइड शेप होती है, तो बच्चा थोड़ा पजल हो रहा था कि भाई जियोइड क्या होता है। अब मैंने आपको इमेज दिखा दिया, वो भी गूगल से दिखाया, तो अब आपके थॉट्स में बैलेंस हो गया ना कि हाँ अभी मैम ने ठीक कहा। तो इसी को हम कहते हैं इक्लिब्रेशन। ठीक है। यस मैम। चलो तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू मैम। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। क्लास एंड होने वाली है, यू कैन लीव, क्लास आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू मैम। बच्चों बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी सेम मैम। ओके बाय।